हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एमसीक्यूज। ये पार्ट 2 है। कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितनी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला, इट इंक्लूड्स ईवी, ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी। ऑप्शन बी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अप a person can inspire after normal expiration. The maximum volume of air a person can breathe in after forceful expiration. D, it includes ERV, RV and IRV. And E, the maximum volume of air a person can breathe out after forceful inspiration. अब आप मेरे को इनमें से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। मैं आपको थोड़ी देर सोचने का टाइम देती हूँ। चलो सॉल्व करते हैं। अब बात करती हूँ वाइटल कैपेसिटी होती क्या है। वाइटल कैपेसिटी होती है ERV, TV प्लस IRV। ठीक है, तो ए वाला तो सही है। अब देखते नीचे कौन सा मैच कर रहा है। ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। चलो बी वाला कैंसिल हो गया। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी कि आसानी से सांस छोड़ने के बाद एक आदमी कितना इंस्पायर कर सकता है। एक तो वो टाइटल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है और दूसरा वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है। इससे ज़्यादा तो वो कर नहीं पाएगा। तो हमने क्या कहा कि हमारी वाइटल कैपेसिटी में क्या आती है, वाइटल कैपेसिटी में हमारी फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी आती है। ठीक है, ना कि अकेली हमारी फोर्सफुल इंस्पायरेशन आती है। तो बी वाला कैंसिल हो गया। तो अब देखते हैं बी किस में नहीं है। चलो बी एक में भी नहीं है। चलो सी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद एक आदमी कितनी सांस ले सकता है। अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेगा कोई आदमी तो वो टाइटल वॉल्यूम को पहले बाहर निकालेगा, फिर फोर्सफुली को बाहर निकालेगा। अब जो निकाली उसको पहले लंग्स में भरना भी तो पड़ेगा। तो उसने टाइटल वॉल्यूम भी भरा और फोर्सफुल भी भरा, और भरने के बाद साथ में उसने, मैंने कहा और कितनी सांस ले सकता है, तो वो इंस्पायर करेगा फोर्सफुली भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब बात करती हूँ ऑप्शन नंबर डी की। इन इंक्लूड्स ERV प्लस RV एंड RV एंड IRV। अब मैंने कहा RV नहीं इसमें इंक्लूड होता है, इसमें टाइटल वॉल्यूम इंक्लूड होता है, ना कि रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम होता है हमारे लंग्स में कितनी जगह है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अब हमने फोर्सफुल मैक्सिमम वॉल्यूम, हमने कितनी एयर को पर्सन ने ब्रीथ आउट किया यानी कि बाहर निकाला आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद वो कितनी बाहर निकाल सकता है? वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल सकता है, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल सकता है, प्लस टाइटल वॉल्यूम निकाल सकता है। ठीक है, पर ये रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं निकाल सकता। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम निकाल दिया तो लंग्स क्या कर जाएंगे? कोलैप्स कर जाएंगे। तो कौन कौन सा सही हो गया? ए सही हो गया, सी सही हो गया और ई सही हो गया। तो ए, सी, ई ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। अब बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है। ऑप्शन नंबर ए, एक्सपायर इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ऑप्शन नंबर बी, एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ऑप्शन नंबर सी, इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ऑप्शन नंबर डी, इंस्पायरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंटरपल्मोनरी प्रेशर। अब आपको कुछ देर के मैं सोचने का टाइम देती हूँ, आप बताना। चलो आके सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते डायफ्राम को, हम डायफ्राम को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने से क्या होता है? डायफ्राम
डायफ्राम रिलैक्स करने से इट बिकम अ डोम शेप का हो जाएगा तो एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। एक्सपायरेशन अकर टू डू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सपायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स तो होती हैं पर साथ ही साथ में डायफ्राम होता है, यानी कि ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो है वो लेस देन है, किससे लेस देन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इन इंस्पायरेशन। अगर सुनो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, इंटरपल्मोनरी प्रेशर कम होगा, तभी तो सांस अंदर आएगी, क्योंकि एयर हमेशा मूव करती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी भी चेक करती हूँ। इंस्पायरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंटरपल्मोनरी प्रेशर। अब इन्होंने उल्टी बात कर दी। अगर इंटरपल्मोनरी प्रेशर अगर कम हो जाएगा इंटरपल्मोनरी प्रेशर से कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा तो एयर क्या करेगी? बाहर मूव करेगी, ना कि अंदर जाएगी। इंस्पायरेशन ये एक्सपायरेशन के बारे में ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब पढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 11। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज नोन एज ए टोटल लंग कैपेसिटी, बी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सी वाइटल कैपेसिटी, डी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। चलो कुछ देर सोचने का टाइम देती हूँ, ठीक है। चलो बात करती हूँ इसके आंसर की। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। जब हमने फोर्सफुली सांस ली तो हम कितना ब्रीथ कर सकते हैं? हम फोर्सफुली अगर सांस छोड़ रहे हैं तो कितना ब्रीथ कर सकते हैं? हमने जो छोड़ी वो ले सकते हैं, यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, यानी कि प्लस ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्स्ट्रा हम क्या ले सकते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब मैंने बताया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी, यानी कि IRV प्लस TRV, IRV प्लस ERV प्लस TV, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सा है? सिलिकॉन्स क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब हम कहीं बाहर जैसे कि माउंटेन पे आते हैं या किसी डस्ट फैक्ट्री में काम करते हैं तो क्या होता है, हमारे लंग्स में क्या बढ़ जाती है? डस्ट बढ़ जाती है। डस्ट बढ़ने के कारण हमारे लंग्स क्या बनाने लगते हैं? फाइबर्स बनाने लगते हैं। तो उस डिसीज को सिलिकॉनिस और बोलते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच इज ट्रू अबाउट RBC इन ह्यूमन। क्या ट्रू है RBC के बारे में? ठीक है। दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2। ये बात बिल्कुल सही है। आप कहोगे कैसे सही है? हमारी जो RBC है वो 20 से 25% CO2 मोर कैरी करती है किसी कंपैरिजन, ऑक्सीजन के कंपैरिजन। ये NCERT में डाटा दिया गया है, ठीक है। बी दे ट्रांसपोर्ट 95% ऑफ ऑक्सीजन। RBC 95% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करती, 99.5% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करती है। ये 97% ऑक्सीजन ट्रेवल करती है बाय द हेल्प ऑफ RBC, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजन एंड रेस्ट 20% ट्रांसपोर्ट इन डिजॉल्व इन ब्लड ऑफ प्लाज्मा। गलत, बिल्कुल गलत। मैंने बताया ये RBC की मदद से 97% ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है और वहीं 3% प्लाज्मा की हेल्प से ट्रेवल करती है, ठीक है। अब इसमें एक डी ऑप्शन लिखा है, दे डू नॉट कैरी ऑक्सीजन एट ऑल। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं करता है, सॉरी, ये दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल। ये CO2 को कैरी नहीं करता, नहीं, RBC CO2 को भी कैरी करता है और CO2 को कैरी करता है, और ये 20 to 25% मोर देन होती है किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के।
ऑप्शन नंबर ए इज सही। बाय बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।